अस्सलाम वालेकुम क्लास पेज नंबर 271 पे आएँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट इंसानी माहौल का बहुत अहम जुज़ है। ये इंसानों को और बाकी तमाम जानदारों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ़ॉरेस्ट में मौजूद दरख्तों से जो फ्रूट्स हासिल होते हैं उनको बहुत से जानदार या बहुत से जानवर जो हैं वो ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी उनको ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। फ़ॉरेस्ट फ़्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को या ज़मीनी कटाव को प्रिवेंट करते हैं और हमारे माहौल को बहुत खुशगवार बनाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट से हम लकड़ी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि टिम्बर वगैरह, इसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फायरवुड हासिल कर सकते हैं, फायरवुड जिसको हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स जो हैं वो हमें हासिल होती हैं, जैसे कि हर्बल मेडिसन हो गई या हनी वैक्स वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं हम फॉरेस्ट से हासिल कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में देखिए आपको बता रहे हैं कि वो रीजन्स जिनमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीज़ को हम एनवायरमेंटल बफर्स कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रीज़ हैवी रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं या रोकते हैं और आसानी से या स्मूथली या स्टडीली जो है वो वाटर को स्ट्रीम्स या रिवर्स तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ मौजूद हैं, वो सॉइल को अपनी प्लेस पे या अपनी जगह पे होल्ड करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से ज़मीनी कटाव जो है वो भी नहीं होता और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से स्मूथली जो है वो रिवर्स या स्ट्रीम्स तक पहुंचता है और जो सॉइल है उसकी जो टॉप लेयर है वो भी बह के पानी के साथ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे दरख्त मौजूद होते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे, ये आपको डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि अगर आप फॉरेस्ट को रिमूव करना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से सॉइल एरोजन हो जाएगी, मतलब ज़मीनी कटाव शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि लेक्स जो है उनमें सिल्टिंग अप ऑफ लेक्स, मतलब वहाँ पे जब ज़मीनी कटाव होगा तो ज़ाहिरी बात है जो लेक्स वगैरह हैं या झीलें हैं वहाँ पे रेत और मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि जब बारिश आएगी तो वहाँ पे फॉरेस्ट या ट्रीज़ तो मौजूद नहीं होंगे कि वो सॉइल को अपनी जगह पे रख सकें। तो जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर है वो ऑटोमेटिकली बारिश के पानी के साथ बह के लेक्स वगैरह में चली जाएगी, तो उन लेक्स में मिट्टी या रेत वगैरह बहुत इकट्ठी हो जाएगी। इसके अलावा जो हैवी फ्लड्स आते हैं, ये सैलाब वगैरह आने का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता है। और एंड द लॉस फॉर एवर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन हैवी फ्लड्स की वजह से बहुत सी स्पीसीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हज़ारों के हिसाब से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं इस पूरे अर्थ से। हमारे पास जो फ्लड्स हैं इंडिया और बांग्लादेश में जो पिछले कुछ सालों में आए थे वो इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही है। ठीक है, उसके बाद अब आप पेज नंबर 272 पे आ जाएं। इसमें आपको बता रहे हैं फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, कि फ़ॉरेस्ट जो है वो हमारे क्लाइमेट को खुशगवार रखने में या हमारी आबो हवा को अच्छा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। जो हमारे पास रेनफॉल है उसका तकरीबन आप समझ लें 50% रेनफॉल जो है वो फॉरेस्ट की वजह से होती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन होती है ट्रीज से वो बारिश का बायस बनती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को कूल और ह्यूमिड रखने में भी हेल्प करती है। अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे तो उसकी वजह से बारिश भी वहाँ पे उस एरिया में कम होने लग जाएगी, क्लाउड कवर जो है वो भी कम हो जाएगा और जो क्लाइमेट है वो बहुत हद तक बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो दिन और रात का बहुत हद तक बदलेगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। उसके बाद रेनफॉल जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता बारिश कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिश जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में वो होती ही फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनसे ट्रांसपायरेशन होती है तो वो बारिश का बायस बनती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी को या एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ दे कॉन्टेन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ विद इन एन इकोसिस्टम एंड द रिजल्टिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग देम। बायोडाइवर्सिटी क्या है? कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ है किसी भी इकोसिस्टम में और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो एक फॉरेस्ट समझ लें, आपके पास एक फ़ॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट जंगलात मतलब उसमें इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें सिर्फ दरख्त हैं, उन दरख्तों पे एनिमल्स भी तो रह रहे होंगे, बर्ड्स वगैरह मौजूद होंगे जो उन प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो इस तरह से एक फ़ॉरेस्ट जो है वो
पौधों और जानवरों की बहुत सी स्पीसीज़ को मेंटेन करता है। अगर हमने फॉरेस्ट वहाँ से ख़त्म कर दिया, ज़ाहिरी बात है हमने वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो आपके पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन का। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन क्या होती है? द बी फाउलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस विच इज़ और मे बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है कि जो हम एनवायरनमेंट को या अपने माहौल को आलूदा कर रहे हैं। आलूदा कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है। और जो आलूदगी है वो ख़ुद इंसान के लिए भी और बाकी तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसको हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो हम कितनी टाइप्स हैं पोल्यूशन की? एयर पोल्यूशन हो गई, एटमॉस्फेरिक, जिसको आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कह सकते हैं, वाटर पोल्यूशन हो गई, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। We have the definition of air pollution. The befouling of the air by anything that may be harmful to living organisms is called air pollution. हवा का आलूदा हो जाना किसी भी ऐसी चीज़ से जो इंसानों ने प्रोड्यूस की है और जो इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद आपको एयर के पोल्यूटेंट्स बता रहे हैं। तो इसमें देखें कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ये कुछ ऑक्साइड्स हैं या कुछ केमिकल इस तरह के हैं जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से हमारे माहौल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो हवा में आलूदगी भी बहुत बढ़ रही है और ये हमारे लिए और बाकी तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। ठीक है। उसके बाद आपको एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको बता रहे हैं एयर पोल्यूशन के। तो क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन? कि ओजोन जो है वो जो हमारे पास ओजोन एक हिफाजती तय है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आपको बता रहे हैं ओजोन है क्या। अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्राम 10 to 50 किलोमीटर्स अबव अर्थ विच फिल्टर्स मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्राम दीज हार्मफुल रेज ऑफ द सन इज़ नोन एज ओजोन लेयर एज इट कॉन्टेन्स ओजोन। ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में तकरीबन 10 to 50 किलोमीटर्स आप ज़मीन से ऊपर जाएँ तो आपको एक लेयर मिलती है या शील्ड समझ लें, आपको एक शील्ड मिलेगी जो कि इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो यूवी रेडिएशन है या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनको फ़िल्टर करना और हमें सूरज की इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाना। इस लेयर को या इस शील्ड को क्या कहेंगे? ओजोन लेयर, क्योंकि इसमें क्या होता है? ओजोन। अब ओजोन क्या है? ओजोन को अगर आप देखें तो ये देखने में ब्लूइश है, एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कि जैसे धमाका खेज़ किस्म का जो मवाद है उसको कहते हैं। और हाईली पॉइजनस गैस है, बहुत जहरीली गैस होती है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्या है। ठीक है। तो जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल प्रोड्यूस हो जाए उसको आप क्या कहेंगे? ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आपको जो लेटेस्ट स्टडीज़ मिलेंगी उसमें आपको पता चलेगा कि ओजोन जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों से डिप्लीट होना शुरू हो गई है क्योंकि इस लेयर में होल प्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे ही अब आपको लास्ट में जो आपके सबसे लास्ट वाली जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होती कैसे है या ओजोन लेयर डिप्लीशन है क्या, कि जो ओजोन लेयर की थिकनेस में जो कमी आ जाती है उसको हम क्या कहेंगे? ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इसकी वजह भी साथ में बता रहे हैं क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मौजूद है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मोस्टली एयर कंडीशनर वगैरह में से या रेफ्रिजरेटर्स में से रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 273 पे आ जाएं तो इसमें आपको बता रहे हैं कि ये जो गैसेस हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह बन रहे हैं या उसकी कॉज हैं, तो ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? ये सोर्स है, सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर कंडीशनर्स में से रिलीज़ हो रहे हैं जो कि हमारे घरों में मौजूद हैं, ऑफिस में, व्हीकल्स में या रेफ्रिजरेटर्स में से ये रिलीज़ होती हैं गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेस जो हैं ये कॉज क्लोरीन टू रिलीज़, इसकी वजह से क्लोरीन रिलीज़ होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं ओजोन लेयर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स।
As the ozone layer becomes thinner, more ultraviolet rays from the sun are able to reach earth. जैसे ही ओजोन लेयर जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज़ या हार्मफुल रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक पहुंचेंगी। अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये एंटार्क्टिका पे ऑब्ज़र्व की गई है और आर्कटिक रीजन्स में भी ये बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये जो ज़मीन पे जितनी भी लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेंगे, टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज़ हो जाएगा और ह्यूमंस में स्किन कैंसर हो सकता है और कैटरेक्ट्स की बीमारी हो सकती है। कैटरेक्ट्स मोतिया को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज़ और बाकी जो मैरीन एनिमल्स हैं या प्लैंकटन हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे या मुतासिर होंगे और वेदर पैटर्न जो हमारा माहौल है वो भी बदल जाएगा।